गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आप सभी को पता है आज के इस सेशन में हम 19 नवंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाली एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आराम से पूरे सेशन को एंड तक देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी केवल 2 मिनट लूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए, ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप सभी को पता है कि रोज मैं आपके लिए ऑफर ऑफ द डे लेकर आता हूं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑफर ऑफ द ईयर 2025 के लिए। देखिए, आप सभी को पता होगा कि करंट अफेयर ईयरली पैकेज आपको मिलता है, जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है करंट अफेयर का। 2024 में इसी साल हमने आपके लिए उसे इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद काफी स्टूडेंट का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया, बहुत ही प्यार सभी स्टूडेंट ने ईयरली करंट अफेयर के वन स्टॉप सॉल्यूशन को दिया। लेकिन काफी स्टूडेंट का कहना था कि सर बहुत ही सिंगल सिंगल चीजें हैं करंट अफेयर की जो कि हमको अलग से जाकर अवेल करना पड़ता है। तो उन सभी की प्रॉब्लम को देखिए सॉल्व करने के लिए यहां पर हम आपके लिए जो करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आए हैं 2025 के लिए, उसमें आपको करंट अफेयर की सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। हमने बहुत सारी चीजों को यहां पर अपडेट किया है और आपको पता है आपको ये कितने प्राइस में मिलने वाला है? 0 रुपए में। बिल्कुल सही सुना है आपने, 0 रुपए में आपको करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलने वाला है। कैसे, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि आपको मिलेगा क्या क्या। देखिए, आपको डिटेल करंट अफेयर यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर आपको मंथली करंट अफेयर की ई बुक, जो कि पूरी तरीके से हर मंथ अपडेट होती है, बहुत ही विस्तार में एक एक करंट अफेयर को इसमें समझाया जाता है। तो करंट अफेयर की मंथली ई बुक आपको मिलेगी। क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अक्षय सर का जो मंथली करंट अफेयर आता है उसका एमसीक्यू पीडीएफ आपको हर महीने यहां पर मिलेगा। और इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर, फॉर एग्जांपल अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स और इसके अलावा जितने भी है, निधन हो गए, ये सभी जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है उनकी पीडीएफ भी बिल्कुल अपडेटेड आपको यहां पर मिलने वाली है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए मंथली करंट अफेयर की क्विज मिलेगी, जो कि पूरी तरीके से देखिए जो प्रीवियस ईयर में आपको करंट अफेयर पूछा गया है उस पैटर्न को एनालिसिस करके बनाया गया है। मंथली क्विज, टॉपिक वाइज क्विज और ईयरली क्विज, इन सभी में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको एनालिसिस करते हुए यहां पर एड ऑन किया गया है। इसके अलावा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको 1000 वन लाइनर करंट अफेयर मिलने वाले हैं, जो कि समय समय पर आपके लिए अपडेट होंगे। मैराथन पीडीएफ, जो कि आपको अलग से अवेल करने जाना पड़ता था, अब आपको हर मंथ की जो मैराथन आती है, इसके अलावा जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मैराथन आती है, उसकी पीडीएफ भी आपको यहीं पर प्रोवाइड की जा रही है। और आपको शंखनाद करंट अफेयर की जो हमारी ईयरली ई बुक है वो भी आपको यहीं पर इस वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलने वाली है। तो देखिए, अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है, जैसे 8-10 महीने हैं अभी आपकी एग्जाम में, तो आप पूरा आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एग्जाम पास में है, 1 महीना बचा है, तो आप लास्ट मिनट रिवीजन भी यहां पर कर सकते हैं। मैं आपको मेंटरशिप दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, अगर आपके पास टाइम कम है एग्जाम के लिए तो आपको कैसे पढ़ना है, ये सभी चीजें यहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये 0 रुपए में हम अवेल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आपके लिए ये जो करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसे आप 99 में परचेस कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। जिस भी मोबाइल नंबर से या रजिस्टर्ड आईडी से आप इसे अवेल करेंगे, उस आईडी पर या मोबाइल नंबर पर आपको 99 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे। आपको एक कूपन कोड जनरेट हो जाएगा, उस कूपन कोड का यूज आप क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अदर कोर्सेस में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्षय सर का जो 100 आर का हमारा कोर्स आया है जीएस का, मान लीजिए उसकी प्राइस 999 है। अगर आप 99 रुपीज का कोड अप्लाई करते हैं तो वो कोर्स आपको 900 रुपीज में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर कोई भी कोर्स
99 रुपीज में वहां पर आपके डिडक्ट हो जाएंगे और बाकी प्राइसिंग आपके लिए आप वहां पर अवेल कर सकते हैं। तो उस तरीके से देखें तो ये जो आपके लिए करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसकी प्राइस आप सभी के लिए 0 है। 0 रुपए में आप इसे अवेल करिए। 3 तरीके हैं अवेल करने के, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर इसे अवेल कर सकते हैं, और या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा करंट अफेयर इंडिया की किसी भी एग्जाम में, स्टेट की किसी भी एग्जाम में अगर आपको करंट अफेयर पूछा जाता है तो आपका यहां पर पूरे करंट अफेयर का काम हो जाएगा। आपको अलग से जाकर कोई भी करंट अफेयर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो फायदा उठाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए यहां पर काफी स्टूडेंट का कहना था कि सर देखिए कुछ होते हैं जिनके पास देखिए इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं फैमिली से, तो उनके लिए हमने ये प्लान किया है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में पूरा करंट अफेयर उनको 0 रुपीज में हमने देने का यहां पर प्रयास किया है। तो देखिए यहां पर केवल 25,000 स्टूडेंट को ही हम ये जो प्राइसिंग है ये देने वाले हैं। उसके बाद हो सकता है आपको ये ऑफर अवेलेबल ना हो। तो बिना देर किए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाकर इजीली अवेल कर सकते हैं 0 रुपीज में। ठीक है, तो आई होप आपको अपडेट अच्छा लगा होगा, जो ईयरली आपका ऑफर है वो आपको अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं हमारे करंट अफेयर पर। करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे 19 नवंबर का, ध्यान से सुनिएगा। नवंबर 2024 में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? तो यह नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि दिया गया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी। नाइजीरिया के बारे में सुना होगा, एक अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया, कैपिटल है इसकी अबूजा। ठीक है, 17 नवंबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ठीक है, भारत के पीएम को ये जो अवार्ड है ना, ये नाइजीरिया के प्रेसिडेंट अहमद टिनुबू ने प्रदान किया। ठीक है, बोला अहमद टिनुबू जो कि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा दिया गया भारत के पीएम को। भारत के पीएम दूसरे ऐसे विदेशी हैं जिनको नाइजीरिया के इस दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। पहले कौन थे? महारानी एलिजाबेथ, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी। 1969 में उन्हें पहले विदेशी थी जिनको यह अवार्ड दिया गया था। और अब दूसरे हो गए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। इंडिया और नाइजीरिया जो कम्युनिटी है उनके मध्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के पीएम को नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। वैसे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को अलग अलग देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 17 तरह के दिए जा चुके हैं। हम मेन देख लेते हैं। ठीक है, पूरे 17 तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन डोमिनिका अभी मिला है, नवंबर में हमने बात की थी 2-3 सेशन पहले। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका देश के द्वारा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। रूस के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल दिया गया था। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो दिया गया। यूएई के द्वारा जायद मेडल दिया गया था। अफगानिस्तान के द्वारा अमीर अमानुल्लाह खां अवार्ड दिया गया था। बहरीन के द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा दिया गया था। इसके अलावा सऊदी अरब के द्वारा किंग अब्दुल अजीज साश, जो कि वहां का अवार्ड है, वो दिया गया। फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। मिस्र के द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल, मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फिजी के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पपुआ न्यू गिनी के द्वारा ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, पपुआ न्यू गिनी। पलाऊ के द्वारा पलाऊ देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका है। अमेरिका के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट दिया जा चुका है। मालदीव ने रूल ऑफ निशान इजुद्दीन दिया था, मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फिलिस्तीन के द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका है।
सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो इन सभी को मैंने थोड़ा सा फास्टली बताया आपको, एक बार पॉज करके या पीडीएफ मिले तो पढ़ लेना। ठीक है, और जो करंटली दिया गया वो तो आपसे पूछा ही जाएगा, उनको तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, 73वां मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केयर थिलविग किस देश से संबंधित है? तो देखिए 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है विक्टोरिया केयर थिलविग ने। कहां की ये जानते हैं? डेनमार्क की। डेनमार्क की रहने वाली है विक्टोरिया केयर थिलविग, जिन्हें हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 का जिन्होंने खिताब जीता है। 73वां 73, ओके, इसे करेक्ट कीजिएगा, 73 मिस यूनिवर्स कौन बनी है? विक्टोरिया कैथर थिलविग। पहले भी देखिए क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यह है मिस यूनिवर्स। ठीक है, विक्टोरिया। 73वां मिस यूनिवर्स 2024 जो कंपटीशन है ना, उसका आयोजन किया गया था मैक्सिको में 2024 में। डेनमार्क की विक्टोरिया केयर थेल्विग ने 73 मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है, और डेनमार्क की ये पहली महिला है जिनको मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया। ठीक है, डेनमार्क की पहली महिला जो कि मिस यूनिवर्स बनी है, विक्टोरिया केयर थेल्विग। ठीक है, इनको जो मिस यूनिवर्स 2024 का क्राउन है ना, वो लास्ट ईयर जो 72वीं मिस यूनिवर्स थी शेनिस पलासियोस, ये थी निकारागुआ की। आपको पता है जो ताज होता है ना, वो लास्ट ईयर का जो विनर रहा वो अगले विनर को पहनाता है। तो 72वीं मिस यूनिवर्स थी शेनिस पलासियोस, निकारागुआ की। इन्होंने 2024 में ताज पहनाया है 73वीं मिस यूनिवर्स को। कौन? विक्टोरिया केयर थेल्विग, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत की ओर से भारत को रिप्रेजेंट किया था मिस यूनिवर्स में रिया सिन्हा ने। ठीक है, भारत की ओर से इन्होंने रिप्रेजेंट किया, हालांकि जीती नहीं है पर रिप्रेजेंट किया है, तो याद रखना। मिस यूनिवर्स एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जिसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। ठीक है, फर्स्ट मिस यूनिवर्स की बात करें तो आर्मी कुसेला जो कि फिनलैंड की थी, 1952 में फर्स्ट मिस यूनिवर्स बनी थी। इंडिया की ओर से, तो इंडिया की ओर से सबसे पहली मिस यूनिवर्स 1994 में सुष्मिता सेन, एक्ट्रेस भी है ना। 2000 में फिर लारा दत्ता, और 2021 में हरनाज सिंधु। 3 मिस यूनिवर्स है इंडिया से। ठीक है, अब बनी है विक्टोरिया डेनमार्क की। वर्ल्ड टॉयलेट डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टॉयलेट डे की बात करें तो यह मनाया जाता है हर साल 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। पहले भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, एक रेफरेंस मैं आपको दे देता हूं, एसएससी में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वस्थ रखने और स्वच्छता, है ना, स्वच्छता के प्रति उन्हें अवेयर करने को लेकर विश्व शौचालय दिवस या वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है 19 नवंबर को। देखिए, अगर स्वच्छता नहीं रहती है ना, तो काफी सारी बीमारियां, काफी सारी डिसीज स्वच्छता न रखने के कारण होती है। डायरिया देखने को मिलता है ना, मलेरिया देखने को मिलता है, डेंगू, ये सब बहुत डिसीज है भाई, अनगिनत। अफ्रीका महाद्वीप के जो देश है वो तो परेशान है। इसीलिए वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 में वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाए जाने की शुरुआत की थी, और आगे चलकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2013 में इसे ऑफिशियली मान्यता दी थी कि भैया 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाएगा। 2024 की थीम की बात करें तो टॉयलेट अ प्लेस फॉर पीस, वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम है 2024 में। लास्ट ईयर 2023 में एक्लरेटिंग चेंज वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम थी। कब? 19 नवंबर को। कुछ और डे भी हमको पता होना चाहिए जो कि नवंबर में मनाए जाते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। देखिए, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो गोल नंबर 6 है ना, वो कहता है कि 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित शौचालय का निर्माण किया जाना एक लक्ष्य। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत ऑलमोस्ट 16 से 18 गोल्स देखने को मिलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। उसका जो गोल नंबर 6 है ना,
2030 तक सभी लोगों के लिए सुरक्षित शौचालय का लक्ष्य निर्धारित करता है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 3.5 बिलियन लोग अभी भी सुरक्षित रूप से स्वच्छ स्थान पर नहीं रह रहे हैं। उनमें से 419 मिलियन लोग अभी भी खुले में शौच जाते हैं। ठीक है, तो इसके प्रति लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है, इसलिए वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है 19 नवंबर को। नवंबर में जो अदर डे मनाए जाते हैं, तो 5 नवंबर को हमने विश्व सुनामी जागरूकता दिवस पढ़ा था, सुनामी अवेयरनेस डे। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, है ना, इसकी भी हमने बात की थी। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मनाया जाता है। 17 नवंबर को 7वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी मनाया गया है। तो ये अदर डे है जो कि नवंबर में आए थे, तो इनको भी एक बार देख लेना। मेन मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका हूं डेली करंट अफेयर में, पर ये लिस्ट को आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने जीटी ओपन 2024 में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? पहले तो ये याद रखिएगा कि ज्योति सुरेखा वेन्नम बहुत ही सुर्खियों में रहती, इंडियन आर्चर है, भारतीय तीरंदाज। इन्होंने हाल ही में जीटी ओपन 2024 में जो महिलाओं का जो कंपाउंड इवेंट है ना, उसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, ज्योति सुरेखा वेन्नम। ठीक है, इंडियन और आर्चर बोल सकते हैं, तीरंदाज। तो इंडियन आर्चर है, लग्जमबर्ग में हाल ही में आयोजित किया गया था जीटी ओपन 2024। इसमें महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में भारतीय महिला तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जो गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला था ना, उसमें ज्योति सुरेखा वेन्नम ने बेल्जियम की सारा प्रियल्स को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो जीटी ओपन 2024 लग्जमबर्ग में आयोजित किया गया और इसमें भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और इसी प्रतियोगिता में जो पुरुषों की जो कंपाउंड स्पर्धा है, उसमें भारतीय तीरंदाज अभिषेक ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आपको पता है 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जा रहा है? गोवा में। यहां पर जो इंटरनेशनल जूरी है ना, उसके अध्यक्ष चुने गए हैं आशुतोष गोवारिकर। आंसर बी। पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, अंतरराष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता एलआईसी में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो अननेसेसरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। देखिए, यह है आशुतोष गोवारिकर। 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 20 से लेकर 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसमें इंटरनेशनल जूरी का हेड अपॉइंट किया गया है, प्रोड्यूसर हैं फिल्मों के आशुतोष गोवारिकर। लास्ट ईयर जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था गोवा में, तब जूरी के हेड बने थे शेखर कपूर। 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था। ठीक है, और अब 55वें फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी के अध्यक्ष कौन? आशुतोष गोवारिकर। ठीक है, जो हेड का कार्य ना, वो फिल्म फेस्टिवल को मैनेज करना होता है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को मैनेज करने का काम होता है इंटरनेशनल जूरी के हेड का। ठीक है, तो यहां पर 2024 में 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी का अध्यक्ष कौन? आशुतोष गोवारिकर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, एक मैंने आपको पहले भी 2 सेशन पहले भी बताया था कि 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्ट्रेलियाई फिल्म मेकर फिलिप रोजर नॉइसी को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और लास्ट ईयर 2023 में ये डगलस को दिया गया था, ये भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी 1952 में। पहले अलग अलग जगह पर आयोजित किया जाता था, लेकिन बाद में अब ये गोवा में ही कंटिन्यू आयोजित किया जाता है। यूके के लिड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो देखिए, यूके के लिड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड जीता है
वो इंडियन फिल्म द फेबल ने अपने नाम किया। मनोज वाजपेयी की फिल्म है द फेबल, बहुत ही अच्छी मूवी अगर आप देखेंगे तो भारतीय फिल्म है द फेबल, जिसने यूके के 38वें लिड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। और यह पहली भारतीय फिल्म है जिसने लिड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। रामा रेड्डी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है द फेबल को, और मूवी के एक्टर कौन है तो ये मनोज वाजपेयी है। हीरो ले लो, एक्टर ले लो, मनोज वाजपेयी। मूवी एक परिवार के जीवन पर आधारित है जो कि एक बाग में रहता है। शुरुआत में तो कुछ समय तक सब ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद जो स्टोरी में ड्रास्टिक चेंज आता है, मतलब बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं इस परिवार के साथ होती है और फिर उनके जीवन पर क्या इफेक्ट होता है उसका, ये द फेबल मूवी में बताया गया है। ठीक है, तो लिड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में द फेबल मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया। ठीक है, यह जो अवार्ड है इंग्लैंड के लिड्स में आयोजित किया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है लिड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और इसकी शुरुआत 1987 में की गई थी यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में। हाल ही में सुपर टाइफून मैन यी ने कौन से देश को प्रभावित किया, या मैन यी जो कि सुपर टाइफून है, इससे कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो इससे प्रभावित होने वाला देश बना है फिलीपींस। कौन बना है? फिलीपींस। प्रशांत महासागर में हाल ही में एक सुपर टाइफून देखने को मिला, मैन यी, है ना। यहां पर अगर आप फिलीपींस को देखेंगे तो आपको यहां पर एक एरिया देखने को मिलेगा, ये फिलीपींस देश है ना, जिसकी कैपिटल है मनीला। तो फिलीपींस प्रभावित हुआ है पर्टिकुलर टाइफून से। टाइफून की बात करें तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होते, उष्ण कटिबंधी तूफान आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेशली पैसिफिक ओशियन, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न जो पैसिफिक ओशियन है इसके आसपास के क्षेत्रों में इन टाइफून की उत्पत्ति होती है। उष्ण कटिबंधी चक्रवात, ठीक है, तेज हवा तूफान के साथ इसकी शुरुआत होती है। केंद्र में निम्न वायुदाब का निर्माण होता है और बाहर उच्च वायुदाब का निर्माण होता है जब भी टाइफून या साइक्लोन बनता है। ये जो तूफान है वो बनता है चक्रवाती तूफान। ठीक है, देखिए क्या होता है, नॉर्मली बहुत ज्यादा बारिश होगी, तूफान, भयंकर हवाएं चलेगी, यह नॉर्मली आपको चक्रवात में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो तूफान आया अगर हम उसकी बात करें तो सुपर टाइफून मैन यी, इसने फिलीपींस को प्रभावित किया, प्रशांत महासागर में देखने को मिला। इसके कारण फिलीपींस के द्वीप समूहों पर 12 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो यह हो गया सुपर टाइफून मैन यी। कौन सा देश प्रभावित हुआ? फिलीपींस। किस महासागर में देखने को मिला? तो प्रशांत महासागर। वैसे कुछ समय में अभी काफी सारे तूफान देखने को मिले हैं, इनमें से एक हरिकेन मिल्टन देखने को मिला था उत्तरी अमेरिका, जो कि अटलांटिक ओशियन में आया था। एक साइक्लोन स्टॉर्म दाना देखने को मिला, भारत में बंगाल की खाड़ी में आया था। पश्चिम बंगाल और ओडिशा बहुत प्रभावित हुए थे। और एक हरिकेन ऑस्कर, यह भी अटलांटिक महासागर में आया था। उत्तरी अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था इस हरिकेन ऑस्कर के कारण। तो ये अलग अलग तूफान है, सबको याद रखिएगा, कहां कहां है, किस लोकेशन पे आए या फिर किस महासागर में आए, इतना आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट आया है टाइफून मैन यी, किस देश को प्रभावित किया? फिलीपींस को। किस महासागर में? तो पैसिफिक ओशियन में, है ना। ठीक है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो दुनिया का पहला सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थापित पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जा रहा है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में इसकी स्थापना की जाएगी। भारत का लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। तो दुनिया का पहला सबसे ऊंचाई पर स्थित पैरा खेल केंद्र, ठीक है, पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा लद्दाख के लेह में। उद्देश्य क्या है? 2028 में जो पैरालंपिक होंगे उसके लिए जो हमारे पैरालंपियन हैं उनको ट्रेन करना, जो हमारे पैरा एथलीट है उनको ट्रेन करना, उन खिलाड़ियों को तैयार करना। उद्देश्य है सबसे ऊंचाई पर स्थित पैरा खेल केंद्र या पैरा स्पोर्ट्स सेंटर का। लद्दाख के लेह में इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, स्थापना कौन कर रहा है ये फैक्टर आप छोड़ सकते हो, लेकिन कहां पर है ये याद रखिएगा, लद्दाख के लेह में। नवंबर 2024 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली?
तो नवंबर 2024 में श्रीलंका के पीएम के रूप में शपथ ली है डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या ने। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है श्रीलंका। ठीक है, नवंबर 2024 में श्रीलंका में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए। ठीक है ना, इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अनुरा कुमारा दिसानायके के गठबंधन नेशनल पीपल्स पावर को जीत मिली है और उसके बाद नई कैबिनेट का हाल ही में गठन किया गया। नई कैबिनेट में हरिनी अमर सूर्या को पीएम पद की शपथ दिलवाई गई। तो हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की तीसरी महिला पीएम बनी है, ध्यान रखना। ठीक है, श्रीलंका की पीएम बनने वाली तीसरी महिला है। इनके पहले कौन? तो सबसे पहले श्रीमाओ भंडार नायके 3 बार श्रीलंका की पीएम रह चुकी है, महिला पहली। चंद्रिका कुमार तुंगा 1 बार श्रीलंका की पीएम बनी है और अब तीसरी बनी है कौन? हरिनी अमर सूर्या, श्रीलंका ही पीएम। यहां पर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश की पहली महिला पीएम श्रीलंका की थी, श्रीमाओ भंडार नायके। ठीक है, अब है हरिनी अमर सूर्या, तीसरी महिला पीएम श्रीलंका की। इंडियन ओशियन में स्थित देश है। कैपिटल की बात करें तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टी इसके लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ठीक है, तो जैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वैसा हमको मैनेज करना पड़ेगा। श्रीलंकन रुपया यहां की ऑफिशियल करेंसी है। आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में से किस अभ्यारण्य को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है सेंट्रल के द्वारा गुरु घासीदास तमोर पिंगला सेंचुरी। कहां पर लोकेटेड है जानते हैं? छत्तीसगढ़ के उत्तर में, नॉर्थ एरिया में। ठीक है, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला क्षेत्र को। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ में 2829 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। वैसे भारत में देखिए बाघों को प्रोटेक्ट करने के लिए पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट भी लाया गया था अप्रैल 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट है, लेकिन यहां पर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था बांदीपुर कर्नाटक में, ऑफिशियली 2007 में से अधिसूचित किया गया था। और फिर 51वां टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई 2021 में, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान 2022, रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी 2022, 54वां वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एमपी में है, 55वां धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में है 2023 में। अब 2024 में बना है तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, तो याद रखिएगा 56वां टाइगर रिजर्व है भारत का। डन हो जाता है। तो यहां पर हमने 19 नवंबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझा। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को यहां पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। एमसीक्यू लेंगे। किस देश की अध्यक्षता में 19वां G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है? तो G20 कहां हो रहा है भाई? ब्राजील में। नवंबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी म्यूजियम का शुभारंभ किया? तो कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में। हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 नवंबर को, है ना। बुक मोडियोलॉग किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस बुक को लिखा है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। ठीक है, मोडियोलॉग। नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन मतलब इंटरपोल का सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो इंटरपोल का सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है वॉल्डेसी उर्किजा को। हाल ही में किस राज्य यूनियन टेरिटरी में सराय काले खान चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया? तो यह है नई दिल्ली में। हाल ही में मणिपुर के 5 जिलों में आफ्सपा कानून लगाया गया है। कब शुरू किया गया था देश में? तो 1958 में। WHO द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में मिजल्स मतलब खसरा के कितने मामले आए हैं? तो ये मामले आए हैं 10.3 मिलियन।
फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते? तो भारत ने जीते हैं 24 मेडल। लास्ट, वर्ल्ड बैंक ने केरल में कितने करोड़ के केरा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? तो यह प्रोजेक्ट है 2365.5 करोड़ रुपीस। ठीक है, 2365.5 करोड़ रुपीस केरा प्रोजेक्ट है जिसको वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी है केरल राज्य में। ये सारे करंट अफेयर लास्ट सेशन में हमने समझे थे, एमसीक्यू फॉर्म में हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेंगे लास्ट डे का। चेस में कितने खाने या बॉक्सेस होते हैं? तो 64 बॉक्सेस होते हैं चेस में। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में बहती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो यह देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। तीनों के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ध्यान से सुनिए। हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? और बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑफर ऑफ द ईयर का लाभ उठाइए। 0 रुपीज में आपको करंट अफेयर का 1 स्टॉप सॉल्यूशन यहां पर मिल रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। तो कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।